हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज कल हम लोग पढ़ रहे थे इरावती कर्वे। तो कल हम लोगों ने उत्तर भारत की जो नातेदारी है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में जो नातेदारी संगठन है वो कैसा होता है। तो दक्षिण भारत में जो नातेदारी संगठन है वो पितृपक्षी नातेदारी समूह होता है। यानी ये जो उत्तर भारत में जो पितृपक्षी नातेदारी थी ये उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और यहाँ भी जो लड़की है, जो कन्या है, उसको विवाह के बाद अपने ससुराल में रहना पड़ता है। दक्षिण भारत में जो नातेदारी शब्दावली है वो वर्गात्मक पाई जाती है। यानी कि जो शब्द नानी के लिए यूज़ किया जाता है वही शब्द दादी के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो शब्द मामा के लिए यूज़ किया जाता है वही शब्द आप कह सकते हैं कि वही शब्द मामा चाचा के लिए यूज़ किया जाता है। जो शब्द माँ के लिए यूज़ किया जाता है वो मासी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की वर्गात्मक जो शब्दावली है यहाँ पर पाई जाती है। विवाह का अगर नियम की हम बात करें तो यहाँ मामा भांजी का विवाह प्रचलित है। मामा भांजी का विवाह जो होता है उसमें जो मामा होता है वो अपनी बड़ी बहन की लड़की से ही विवाह कर सकता है। ये एक नियम है कि वो अपनी जो बड़ी बहन है उसी की लड़की से विवाह कर सकता है। यहाँ मामा भांजी विवाह का प्रचलन पाया जाता है। दूसरा है अधिमान विवाह यहाँ प्रचलित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बुआ की बेटी है उसके साथ विवाह का प्रचलन पाया जाता है। इस चचेरे ममेरे जो बीच में जो विवाह होता है, जो चचेरे जो ममेरे भाई बहन होते हैं इनके बीच में जो विवाह होता है, ऐसे विवाह को विनिमय विवाह की संज्ञा भी दी जाती है। यानी कि आपस में एक दूसरे के जो वंश होते हैं उनसे विवाह किया जाता है। यानी कि बुआ की लड़की से मामा का विवाह, मामा की लड़की के साथ विवाह हो जाता है, मामा के लड़के का बुआ की लड़की के साथ विवाह हो जाता है। इस प्रकार के जो विनिमय संबंध है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार का जो अधिमान विवाह होता है उसमें फुफेरे और मेमेरे जो भाई बहन हैं उनके बीच जो विवाह होता है ये जरूर होता है, लेकिन इनमें विनिमय विवाह नहीं पाया जाता, ये एक पक्षीय विवाह पाया जाता है। यानी कि यहाँ सिर्फ जो विवाह का पक्ष है वो विनिमय, जो हम लोग ने पहले देखा था वो वहाँ विनिमय था, यहाँ पर विनिमय नहीं होता है। उपहार को जो आदान प्रदान होता है वो भी यहाँ पर दो प्रकार का होता है। पहला विनिमय पर आधारित उपहार, यानी कि यहाँ वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही एक दूसरे को उपहार देते हैं। कोई जो भी उपहार देना होता है वो दोनों एक दूसरे को देते हैं। ऐसा नहीं, उत्तर भारत की तरह नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जो वधु पक्ष के लोग हैं वो वर पक्ष को ही केवल उपहार देते हैं, लेकिन यहाँ पर वर तथा वधु पक्ष दोनों ही दूसरे को जो उपहार है वो देते हैं। दूसरा है इसमें आंतरिक आदान प्रदान, जो व्यवहार उपहार का एक दूसरा प्रकार है आंतरिक आदान प्रदान का। इसमें क्या होता है, इसमें एक विशेष समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच उपहारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। अब मध्य क्षेत्र में नातेदारी संगठन की अगर हम बात करें तो मध्य क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कठियावाड़, महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल यहाँ पर होते हैं। मध्य क्षेत्र में हिंदी, गुजराती, मराठी और उड़ीसा भाषाओं का प्रचलन है। इस क्षेत्र में ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह संबंधों का प्रचलन पाया जाता है। ऐसे विवाह कुछ जातियों तक ही सीमित है, यानी बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरे मध्य क्षेत्र में ये पाया जाता है, कुछ ही क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में ऐसे विवाह देखने को मिलते हैं, यानी कि इसके अलावा महाराष्ट्र के, उड़ीसा के अलावा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी ऐसे विवाह देखने को मिलते हैं। जो महाराष्ट्र है वहाँ पर गोत्र समूहों में उच्चता और निम्नता के संबंध भी पाए जाते हैं, उनका क्रम पाया जाता है। और इनमें जो विवाह होता है व्यक्ति को अपने गोत्र से विवाह करना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है तो उसे अपने गोत्र से बाहर की लड़की से विवाह करना अनिवार्य है।
गुजरात की कुछ जातियों में देवर विवाह तथा साली विवाह का प्रचलन भी पाया जाता है। मध्य क्षेत्र के गोत्र बहिर्विवाह का प्रचलन है और यहाँ पर वर्णात्मक शब्दावली वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली प्रचलित है। वर तथा वधु पक्ष को ऊंच और नीच नहीं समझा जाता है। जैसे उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो यहाँ जो वर पक्ष है उसको ऊंचा समझा जाता है, जो वधु पक्ष है उसको निम्न या उससे नीचा समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों को ऊंचा नीचा ऐसा कोई शब्द यहाँ पर यूज़ नहीं होता, या अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह पाया जाता है और यहाँ पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं है। विवाह के बाद बहन का गोत्र, जो बहन है गोत्र जिसके साथ विवाह होता है यानी कि अपने पति के गोत्र के अनुसार चेंज हो जाता है। अतः यहाँ मामा अपनी भांजी के साथ विवाह कर सकता है। गोत्र बहिर्विवाह है, लेकिन चूँकि जो बहन है उसका जो विवाह होता है उसका जो गोत्र है वो अपने पति का गोत्र ही हो जाता है। इसलिए यहाँ मामा अपनी भांजी के साथ विवाह कर सकता है, क्योंकि मामा जो भांजी होगी उसका गोत्र अलग होगा और मामा का गोत्र अलग होगा। अतः यहाँ मामा भांजी विवाह देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में बुआ की जो लड़की है उससे विवाह करना यहाँ पर उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बुआ है वो अपने जो परिवार है मतलब अपने भाई की समरक्त मानी जाती है, यानी कि रक्त के गुण उसमें कण पाए जाते हैं। आता है इस यहाँ पर जो बुआ की लड़की के साथ विवाह करना उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि वो समरक्त परिवार के अंतर्गत आती है। इसके अलावा मध्य भारत के अंतर्गत जो क्षेत्र उड़ीसा से संबंधित हैं वहाँ अधिकांश जो जनजाति हैं वहाँ विलिंग सहोदर विवाह प्रचलित पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में नातेदारी संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें असम, पूर्वी बिहार, उड़ीसा के अधिकांश भाग आते हैं। यहाँ मुंडारी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्र में विलिंग सहोदर विवाह प्रचलित है, लेकिन ऐसे जो विवाह होते हैं, जो विलिंग सहोदर विवाह होते हैं, इनकी संख्या काफ़ी कम या बहुत कम देखने को मिलती है। ये कह लीजिए कि बहुत सीमित होती है। इस क्षेत्र में नातेदारी जो शब्दावली है उनमें संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, या आप कह लीजिए कि जो शब्दावली होती हैं वो इन भाषाओं से प्रभावित होती हैं। यहाँ पर टोटम बहिर्विवाह का प्रचलन है। यदि एक दो परिवार एक ही टोटम को मानते हैं तो यहाँ पर एक ही टोटम को मानने वाले विवाह में विवाह आपस में नहीं हो सकता। यहाँ गोत्र नहीं, यहाँ टोटम बहिर्विवाह का प्रचलन पाया जाता है, यानी कि अगर एक ही कुल देवी या कुल देवता हैं या कोई और टोटम है यहाँ पर पूजे जाते हैं, अगर वो दोनों परिवार में पूजे जाते हैं तो आपस में वो जो विवाह है वो नहीं हो सकता। यहाँ इसलिए कहा जाता है टोटम बहिर्विवाह प्रचलित है। यहाँ पर अधिकांश जनजातियों में वधू मूल्य लिया जाता है, यानी कि विवाह करने के लिए जो वर पक्ष है वो लड़की पक्ष को जो निर्धारित राशि है वो कुछ भी हो सकती है या कुछ सामान हो सकता है, वो निर्धारित राशि या सामान उसको देता है। किसको देगा? वधू पक्ष, है ना, वधू पक्ष को, यानी कि लड़की के फादर को वहाँ पर देता है, तब विवाह हो पाता है। अगर हम इरावती की भारत की नातेदारी के संबंध में जो भी इरावती कर्वे ने जो नातेदारी संबंध भारत की जो नातेदारी संबंध की जो विस्तृत उल्लेख किया है, अगर हम उस विस्तृत उल्लेख को अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमें यह मालूम पड़ जाता है कि हर क्षेत्र में सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन अलग अलग है ना, अलग अलग पाया जाता है, और वहाँ पर विवाह के जो संबंध हैं, शब्दावली हैं, सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है, और हर क्षेत्र की अपने विवाह की कुछ विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? इसकी सहायता से हम एक बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में जो भी
समाज है वहाँ की कौटुंबिक संरचना यानी कि जो नातेदारी संरचना है वो किस तरह की है, और वहाँ के जो विवाह संबंध हैं वो किस तरह के हैं, वहाँ के जो जो नातेदारी जो शब्द यूज़ किया गया है उसमें व्यवहार करने के कौन से तौर तरीके अपनाए गए हैं, इन सब का हम प्रचलन या कहिए कि इन सब का हम जो चीज़ है विशेषताएं हैं वो यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये था हमारा आज का इरावती कर्वे, है ना, इरावती कर्वे का नातेदारी संगठन, भारत में नातेदारी संगठन किस तरह का है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत आज चर्चा ख़त्म कर दी है इरावती कर्वे के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं हम, और कल से हम लोग नया क्लास शुरू करेंगे। कल हम लोग का टॉपिक होगा आईपी देसाई, ठीक है। तो कल हम लोग आईपी देसाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आप लोग इस जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने कर दिया है लाइक सब्सक्राइब उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।